तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है और मैं इसी पे सजेस्ट करूंगा कि बाकी लोगों को, और ये बहुत टाइम टेस्टेड है, 7 टाइम्स आई हैव टेस्टेड दिस स्ट्रेटेजी और क्वालिफाई किया मैंने प्रीलिम्स, तो आई कैन से। Hello everyone, hope you all are fine. Today we have a very special guest in Guftagoo series of Samarpan online IAS classes. आज हमारे साथ हैं श्री आदित्य पटेल, जो कि प्रेजेंटली ही इज असिस्टेंट डायरेक्टर इन DRDO हेडक्वार्टर्स इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड देखें तो सर ने ग्रेजुएशन किया है ज्योग्राफी ऑनर्स में फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपने मास्टर्स किया है ज्योग्राफी में ही फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर हम प्रोफेशनली देखें इनके अचीवमेंट्स, तो ही स्टार्टेड फ्रॉम बीइंग स्कूल टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और वहां से फिर इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम निकाला, और उसके बाद इन 2016 ही क्रैक्ड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और एक बहुत अच्छी बात है सर के बारे में कि पिछले 5 साल से ये सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए हमें बहुत कुछ आज सर से सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आदित्य सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपकी ये जर्नी कैसी रही फ्रॉम बीइंग अ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल टीचर टू बीइंग अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट एंड फाइनली क्रैकिंग इट। मैम एक्चुअली जैसे हम लोग जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, तो ये था कि एक नौकरी पाना ही बड़ी बात थी, मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट में जॉब में आ जाए या कोई जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब का हमारे गांव में मतलब ज्यादा इज्जत रहती है, सम्मान रहता है। तो हम लोग सोचते थे कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिले, किसी तरह से मिले, तो जो भी फॉर्म डालना था डाल दिया। तो इसके बाद जो ग्रेजुएशन के बाद जो एलिजिबिलिटी थी इसी की थी, बीटीसी एक होता है हमारे यूपी में इसके स्कूल के लिए, तो बीटीसी में मैंने डाल दिया और उसमें हो गया। तो वहां से टीचर बना मैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं, क्या मैं केवल मतलब टीचर ही बना रहता हूँ। जैसे क्या होता है ना, एक चीज अचीवमेंट मिलता है तो लगता है दूसरा करते हैं, क्योंकि तुरंत तुरंत हो गया था कॉलेज के बाद। तो फिर मैंने इंटरेस्ट दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफी मास्टर्स के लिए, और उसमें हो गया। तो फिर मैं टीचर की जॉब छोड़ के फिर आ गया यहाँ पर। और उसके बाद 2012 में जब मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम दिया और उसमें हो गया। तो उसके बाद चूंकि मोटिवेशन मिलता जा रहा था लगातार, तो लग रहा था कि भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, क्योंकि गांव से तो एक विजन लेके निकले थे कि बीएचयू जा रहे हैं, और बीएचयू पढ़ने इतनी दूर जा रहे हैं, बीए करने, वो भी तो कुछ ना कुछ करना है, और वो कुछ ना कुछ केवल और कुछ नहीं था बट सिविल सर्विस। तो मैं उसी से अकॉर्डिंग फिर मैंने 14 में एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया बट नहीं हुआ। 15 में फिर दिया, फिर नहीं हुआ, बट 16 में फाइनली इंटरव्यू कॉल हुआ और उसमें भी सिलेक्शन फाइनली मिल गया और मुझे सर्विस अलॉट हुई। तो तब से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो आपका जैसे मीडियम हिंदी मीडियम से आपने एग्जाम दिया है, तो क्या ये चैलेंजिंग होता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, कि या फिर जैसे जनरली माना जाता है कि अगर जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है वो ज्यादा स्कोर करते हैं, तो ऐसा कुछ आपको लगा? मैम जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 2-3 स्टेप का एक्चुअली एग्जाम है, तो मैं तीनों स्टेप को अलग अलग तरीके से बताना चाहूंगा, क्योंकि तीनों काफी अलग है। हम लोग खासकर हिंदी मीडियम के लिए तीनों काफी अलग, ठीक है। वैसे तो इंटीग्रेटेड तैयारी बोलते हैं सब लोग, बट जैसे जो हिंदी मीडियम से देते हैं वो समझ पाएंगे इस बात को क्यों क्यों अलग है। होता है मैम, जैसे प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में जो इन जनरल कोई बाधा नहीं है, कोई डिस्पैरिटी नहीं है कि दोनों में कोई प्रॉब्लम, आप कोई मीडियम ले सकते हैं, इधर हिंदी या इंग्लिश कुछ भी। बट स्टिल इसमें भी ट्रांसलेशन का इशू, जिसमें पेपर 2, पेपर 1 में भी है, बट पेपर 2 में जो सी साइड का, और आप जानते हैं आज के टाइम का जो सी साइड का पेपर आ रहा है, अगर वो सही ट्रांसलेट नहीं किया गया तो सही आंसर नहीं आएगा उसका, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन तो केवल लैंग्वेज का खेल है। आंसर कॉम्प्रीहेंशन में लैंग्वेज ही गलत लिखी गई और ये खूब धड़ल्ले से हो।
और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नो डाउट सीसैट में फेल होने का जो परसेंटेज है वो हिंदी मीडियम में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम, और उसका सबसे बड़ी वजह है लैंग्वेज का ट्रांसलेशन। एक बाधा ये है। दूसरी बाधा है प्रीलिम्स में ही पेपर 1 में भी ट्रांसलेशन। जैसे पिछले साल 2018 की क्वेश्चन पेपर में इन्होंने गांधी जी के मूवमेंट का सिविल डिसोबिडियंस का जो ट्रांसलेशन किया, असहयोग आंदोलन कर दिया, नॉन कॉपरेशन, जबकि अलग ही बिल्कुल है वो, सविनय अवज्ञा होता है उसका, जबकि हिंदी में इन्होंने दूसरा लिख दिया। अब हिंदी मीडियम का बच्चा है तो दोनों पढ़े। दूसरा चीज मेंस में है, एक हमारे पूरे कंट्री में ही एक रीजन वर्नाकुलर्स को लेके, कोई भी वर्नाकुलर हो, हिंदी हो या तमिल तेलुगु कन्नड़ा कुछ भी हो, उसको लेके और अंग्रेजी को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब कोई भी हो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी आपको अंग्रेजी नहीं आ रही है, आप अंग्रेजी में लिख दीजिए, आपका हो जाएगा। मैं जब मास्टर्स कंप्लीट किया तो मुझे एक भी अंग्रेजी नहीं आती थी, एक भी वर्ड नहीं आता। बट ये था कि मुझे सोशियोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा सोशियोलॉजी का इंटरेस्ट तो दे ही देता हूँ। और लेकिन सोशियोलॉजी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत इलीट टाइप सब्जेक्ट माना जाता है, ये सारे जेवियर्स के, स्टीफन्स के, इन्हीं सब के बच्चे होते हैं। और तो जब मैंने इंटरेस्ट दिया तो मुझे किसी ने बोला कि यार हिंदी में मत, इंग्लिश में लिख देना। 3 आवर्स का पेपर मैंने केवल 1 घंटे में अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे आती नहीं थी इंग्लिश। तो मैं कुछ कुछ लिख रहा था, मतलब वो वाली इंग्लिश थी, हैज हैव के अलावा कुछ भी पता भी नहीं। तो यही जोड़ तोड़ करके मैंने 1 घंटे में पेपर कर दिया। स्टिल आई गॉट 51th रैंक एंड आई गॉट सेलेक्टेड देयर। ठीक है, तो मुझे भी लगा कि कुछ भी नहीं आता था मुझे और मैंने कैसे लिखा। तो इंग्लिश को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड है हम सब में है, और हिंदी को लेके निगेटिव, ये एक प्रॉब्लम होती है। इंटरव्यू में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बट मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अब हिंदी मीडियम के लोग देना है। मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपके डोमेन से बाहर है, आप इस प्रॉब्लम को नहीं सही कर सकते, खासकर आउटसाइड द सिस्टम रह के तो बिल्कुल नहीं सही कर सकते। तो अब इसका यही तरीका है कि आप इसको कंसीडर ही ना करें इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम है भी, और कंसीडर करें केवल इसके पॉजिटिव्स में कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, और ज्यादा कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता, थोड़ा इंग्लिश पढ़ूंगा, इंग्लिश अच्छे से सीखूंगा और ज्यादा। बस यही एक तरीका है कि आप जाके निकालिए, क्योंकि वो आप कर नहीं सकते। आप कितना भी गुस्सा कर ले, कुछ भी कर ले कि हिंदी मीडियम साथ गलत हो रहा है या किसी भी मीडियम साथ गलत हो रहा है, वो हमारे उसमें है नहीं। तो मुझे लगता है हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थोड़ा, ताकि वो 10-20 मार्क्स का जो अंतर है 50 मार्क्स का मेंस में, वो आप उधर पाट सके। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने बैक ऑफ द माइंड में हमें ये एक नहीं रखना चाहिए कि हम हिंदी मीडियम है या हमारे साथ हम कम स्कोर करेंगे। वी शुड बी ऑलवेज कॉन्फिडेंटली हमें ये प्रिपरेशन को अप्रोच करना चाहिए। तो सर, मेरा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि आप पिछले 5 सालों से आप कंटिन्यूअसली एस्पिरेंट्स को आप गाइड कर रहे हैं उन्हें प्रीलिम्स मेंस क्लियर करने में, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए? अभी देखिए पिछले 5 सालों में चेंज बहुत तेजी से है। 2017 ऑनवर्ड बिल्कुल सिविल सर्विस ने खुद को बदल दिया। और का उसको मैं ये कहूँ कि बूझो तो जानो 2.5 साल है कि कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो आप नहीं समझ सकते कितना भी आप पढ़ लीजिए। तो अभी मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी, सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो यही है कि आपको देखिए प्रीलिम्स और मेंस का खेल अलग है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है प्रीलिम्स में बच्चों को, क्योंकि जबकि मेंस के सब सवाल सबको आ रहे होते हैं, उसमें फिर आपकी लैंग्वेज, फिर आपका कंटेंट, ये सब अलग अलग होता है। अदरवाइज लगभग सबको रहे होते हैं, 80% तो आ ही रहा होता है। लेकिन प्रीलिम्स में 30% के ऊपर मुश्किल से ही किसी को आता है, चाहे वो 120 स्कोर करे। इवन मैंने कई बार खुद भी स्कोर किया है इतना इतना, 130, 140, 150 तक हम लोगों ने स्कोर करा है। और हर पैटर्न में, इवन 17 के बाद भी 19 में दिया मैंने, उसमें भी मेंस लिखा था मैंने। और इवन इन 2021 में भी जीएस में मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा था। तो मैंने यही पाया कि हमें करना क्या चाहिए इसमें। जब क्योंकि पेपर बहुत अजीब सा आ रहा है, तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कि भाई आप वो सब्जेक्ट उठाइए जो सब्जेक्ट आपके बिल्कुल कोर है, कि वो आएगा ही है। जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम और सिविल सर्विस का एक इवन नो की इन्वायरमेंट पूछा जाना चाहिए, सो लॉजिकल। तो जीएस के इन्वायरमेंट पूछा ही जाएगा। तो और है कितना, थोड़ा सा है कि आप हिस्ट्री में पूरी दम लगा देंगे तो भी आप हो सकता है वो सवाल ना कर पाए, लेकिन इन्वायरमेंट में अगर आप दम लगा देंगे तो आपको ये है कि एक्यूरेसी 80% के आसपास मैम मेंटेन हो जाती है। तो मेरा फर्स्ट रहता है कि मैं इन्वायरमेंट पढूं। सेकंड में रहता है इकोनॉमी, क्योंकि सवाल इकोनॉमी के भी पूरे पूरे आपके कॉन्सेप्ट से आते हैं, 1-2 करंट अफेयर से आते हैं।
थर्ड है मेरा रहता है पॉलिटी। इसमें भी है कि ये बार बार वही रहेगा हर साल। तो अगर मान लीजिए इस साल मैंने कम भी कर लिया है तो अगले साल वाले एग्जाम में मैं उसको ज्यादा अच्छे से समझ के कर दूंगा। तो ये मेरा रहता है कि 3 टीयर स्ट्रेटेजी में पहला टीयर मुझे ये 3 चीजों को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि इसमें 80 to 90% एक्यूरेसी आ जाए। पॉलिटी में तो 90% भी रख सकते हैं और इकोनॉमी में भी, इन्वायरमेंट में 80%। अब इसके सवाल टोटल जोड़ के आते हैं लगभग 40 के ऊपर आते हैं, 50 के आसपास इन 3 सब्जेक्ट्स के। जैसे 16 सवाल लास्ट ईयर आए थे इन्वायरमेंट के, ऐसे 16 के आसपास आए थे पॉलिटी के, और इकोनॉमिक में 15 से 20 के बीच में सवाल आते हैं। तो आप 45 to 50 सवाल इसके देख लें। अगर इक्वेरेसी सही रखें और पूरे 100% अटेम्प्ट दें हम, तो 40 के आसपास क्वेश्चन है, 50 में से 35 तो निकाल ही लेंगे। सही अब कहा। आपके पास हाँ, अब आपके पास बचे 50 सवाल। अब 50 सवाल में आपको, उसके बाद हमारा सेकंड ईयर में मैं क्या पढ़ता हूँ, मॉडर्न इंडिया। जी मॉडर्न इंडिया पढ़ता हूँ, आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद मेरा ज्योग्राफी, जी लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन, मैप। ज्योग्राफी में इंडिया की ज्योग्राफी और मैप, ये पे मेरा फोकस रहता है। अब मैप के 1 से 2 सवाल आता है। एक सवाल मैप का आ जाता है वर्ड का, एक आ जाता है कि इंडिया की 3 यस बर्ड्स का, या किसी कुछ करके आ जाता है। तो अगर 2 सवाल यहाँ से हम सही करते हैं तो आप अगर 35 भी थे तो 37 हो गए, है ना। जी और अब फिर अगला आता है मॉडर्न इंडिया के। मान लीजिए 10 सवाल आए, तो मॉडर्न इंडिया के 10 सवाल में आप इजीली 4 से 5 तो मान, जी इजीली, अगर आप बहुत मेहनत नहीं किए तो भी मान लीजिए। और बाकी जो 5 आएंगे वो तो अजीब से ही होंगे, मतलब वही ट्रांसलेशन कहाँ पे किया, इस तरह के सवाल। तो अगर यहाँ पे आप इजी इजी वाले मैंने 5 ज्यादा रिस्क ना लें, तो भी आप 42 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जी अब आपके पास भी आपके पास तकरीबन विंडो बची हुई है 35 क्वेश्चन की, जो अटेम्प्ट करने हैं, है ना। जी 35 में से अगर आप करंट अफेयर्स के 5 सवाल सही कर लिए, या और बाकी चीजों का आर्ट एंड कल्चर के 1-2 सवाल सही कर लिए, से साइंस टेक के 1-2 सवाल तो कर ही लेते हैं। 35 में अगर आप 15 भी अटेम्प्ट मार दिए और एक्यूरेसी 50% रहती है, तो आप, मुझे लगता है आप कर ले सकते हैं। तो इसमें फिर आपका बन जाता है आराम से 50+ क्वेश्चन। और कट ऑफ को अगर आप पिछले कुछ सालों के देखें, पिछले 3-4 साल का, तो एबव 100 है जी 3 साल में, लास्ट 3 साल हाँ जी 92 आसपास रहता है। तो मेरी ये रहती है स्ट्रेटजी की अनड्यू वेटेज करंट अफेयर्स को ना दें, जो 2016 को देखने के बाद लोग देने लगे जी हैं। जी। ड्यू वेटेज दें बट अनड्यू नहीं। सर ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर की है कि प्रीलिम्स में किस तरह से कंटेंट वाइज जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान दें और किस तरह से हम प्रीलिम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप जैसे रिस्क बोलते हैं, रिस्क फैक्टर, कि कई बार बोलते हैं कि आप 90 से ऊपर तो आप बिल्कुल आप अटेम्प्ट करके ही आइए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कितना रिस्क लेना चाहिए और किस तरह से मतलब अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चंस? मुझे लगता है मैम, जैसे अभी का जो पेपर है, मैंने क्या पहले भी वही बोला है कि 30% से 40% के बीच ही, मैक्सिमम 30 ही मत बोलिए, 30% से ज्यादा एक्यूरेसी बिल्कुल कि मुझे आता ही है, ऐसा नहीं होता। 30 के ऊपर बहुत कम आता है, 35 मान लेता हूँ, तो 70 मार्क्स हुए आपके। अब जितना स्कोप बचा है उसमें अटेम्प्ट मारने का खेल बहुत ज्यादा, जम के अटेम्प्ट मारना चाहिए। अभी पिछले 3-4 साल को देखते हुए 90 तो पहुंचना ही चाहिए। जो 90 से 1-2 सवाल रह सकते हैं अगर आपको डर लगता है, अदरवाइज 92-93 तक मुझे तो लगता है मानना चाहिए, क्योंकि वैसे जो हम मारते हैं वही कौन सा आ रहा है। हाँ मेरे जी, कहने का मतलब कि अगर आप कम मारेंगे तो आप एड से ही आउट आप पहले ही आप फाइट से बाहर हैं अगर आप कम अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि नेगेटिव है। मार्क। हाँ जी निगेटिव मार्किंग है और आपको पता नहीं है कि आप जो मार रहे हैं वो सही है। मारता तो सब लोग सही सोच के है ना, हाँ जी वहां तो नहीं सोचते ना कि मैं मार रहा हूँ कि गलत है ना। तो हम सबको सोच के ही मारते हैं कि भाई ये सही है, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि 50-50 वाले सवाल तो पूरे मार दो। इवन 50-40 वाला भी लगे, कुछ 40-60 या 70-30, तो अगर आप उसमें मार देंगे, मान लीजिए आपने 3 सवाल अटेम्प्ट मारे, 4, और एक गलत हो गया, एक 3 गलत हो गया, एक सही हो गया, तो भी आपका बराबर हो। और जी समझ के अगर 2 सही हो गए तो आप 1 सवाल लीड में आ गए। जी जी जी। अच्छा, अब मेंस के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? कि जनरली क्या होता है कि हमने प्रीलिम्स दिया, कई बार हम क्या होते हैं कि बाउंड्री लेवल पे होते हैं, हमें पता नहीं होता क्लियर करेंगे नहीं करेंगे, हम इसी दुविधा में रहते हैं और जनरली टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर हमें विंडो मिलती है 3 मंथ्स की, तो फिर मेंस के लिए किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? मैम, मेंस में जो मेरे से गलती हुई उसको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मेंस को ये मान लीजिए कि जैसे आपका प्रीलिम्स होने लगा, तो आप जो भी एस्पिरेंट तैयारी करने आता है उसका ये तो कभी नहीं होता कि मैं यही बार केवल, है ना।
मेंस उसको तो ये होता है कि मैं दूंगा ही, चाहे इस बार हो या नहीं होगा तो अगली बार। ठीक है, मेरा मानना है कि आपको मेंस की तैयारी में लिखना हो। मैंने जो गलती करी है उसका एक ही वजह थी कि मेरे मार्क्स हमेशा जो जैसे टॉपर से बहुत कम नहीं रहता, तो टॉप 10 या टॉप 20 में रहता क्या था, जैसे मेरे जो जीएस के मार्क्स आए, टॉपर्स के मेरे आए 101, 102, 103, 3 पेपर में मान लीजिए। टॉपर्स के होंगे 111, 112, 113। तो ये 10 मार्क्स का जो गैप है, वो गैप मेरा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ना करने। सिंगल टेस्ट पेपर मैंने आज तक नहीं, लेकिन मैं जब मैंने गाइड करना स्टूडेंट्स को शुरू किया, तो मुझे लगा कि यार ये बड़ा मतलब एक तरह का ब्लंडर था ये ना करना। जब मैं उनके आंसर देखता था तब मुझे पता चलता था कि इन्होंने क्या गलती की, और मैं अपने आंसर याद करता था कि क्या हुआ। तो टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मेंस में प्लीज प्रीलिम्स से मत दीजिए टेस्ट। प्रीलिम्स में आप बबल्स भरने में जो गलतियां होती हैं उसके लिए दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर कोई कोई कोचिंग अक्रॉस इंडिया उस लेवल का नहीं बना। और ये भी लग रहा है कि कई बार मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी कोचिंगों का पेपर यूपीएससी खुद मंगा लेता है पहले पीडीएफ उसमें, और फिर कंट्रोल एफ करके देखता है कि क्या क्या इनमें नहीं है, वही वही डालना है। तो प्रीलिम्स का तो मैं बोलता हूँ कि भाई 25 साल का सवाल है, वो बेटर है। और उस लैंग्वेज को पकड़े। मैं आपको इन्वायरमेंट का मैं बताता हूँ कि जैसे कुछ जैसे एक स्पीसीज है सी काऊ वाली, है ना, तो वल्नरेबल है, वो वल्नरेबल स्पीसीज है। उसके बारे में ऑलरेडी 5-6 बार सवाल पूछा जा चुका है, बस ऑप्शंस बदल जाते हैं, वो ऊपर होती है कभी नीचे ऑप्शंस है ना। तो इस तरह के अगर आप पूरा इसको वो करें, जैसे पापी कोंडा नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क को कई बार डाल डाल के पूछा जा चुका है दूसरे डिफरेंट ऑप्शन में। और संयोग की बात ये है कि अगर आप वो ऑप्शन जान रहे होते हैं तो आपका सवाल सही। तो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में जाना बेस्ट थिंग। 25 साल का क्वेश्चन पेपर मुझे लगता है कम से कम हिस्ट्री में और इन्वायरमेंट में, ज्योग्राफी में, ये सब में तो लगा ही लेना चाहिए। मुझे फायदा मिलता है इसका। जी जी मैं ये कर, तो ये चीज है। अब मेंस में यही है कि आप प्रैक्टिस करिए, जो जो इनपुट दें आपके टेस्ट सीरीज में वो इनपुट लीजिए, और कोर चीजों पे फोकस करें। जैसे करंट अफेयर्स में वहां भी ज्यादातर बिल्कुल सिंपल चीज पूछ रहे हैं, जो इशू चल रहे हैं। जैसे डेटा सिक्योरिटी का इशू चल रहा था तो डेटा सिक्योरिटी में पूछा गया, इसी तरह के टेररिज्म का इशू चल रहा है तो टेररिज्म में पूछा जा रहा है। तो जिस तरह से इशू चल रहा है, एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम है, तो सबको पता है एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी, हर बार पूछा जाएगा। और मैं आप यकीन मानिए मैंने कई बच्चों से पूछा, 7-8 टर्म दिए मैंने एग्रीकल्चर की। मैंने पूछा इनमें डिफरेंस बताओ, अलग अलग टाइम पे मिलेंगे। मैंने उनको पहले दिन दिया आंसर लिखने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे लिखो, फिर एक दिन मैंने दे दिया प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे लिखो, फिर एक दिन मैंने दे दिया कि आप जीरो टीलेज एग्रीकल्चर पे, फिर एक दिन मैंने दे दिया कि आप ग्रीन एग्रीकल्चर पे लिखो, ठीक है, एक दिन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे दे दिया। ऐसे करके मैंने 7-8 सवाल दिए उनको, और कि मानिए उत्तर सेम लिखा था लोग, सेम आंसर दे वर गिविंग इन ऑल क्वेश्चंस, सब में सेम आंसर लिख रहे, जबकि सारे कॉन्सेप्ट काफी काफी अलग है। तो एग्रीकल्चर में ये चीज देखने को आई। तो पेपर 3 को लेके लोग लगता है एग्रीकल्चर तो पता ही है, तो ये सब चीज से थोड़ा बचना चाहिए ईच एंड एवरी टॉपिक की तैयारी। जैसे सपोज कर इस साल का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि पूछा गया एक सवाल कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करिए आप अर्थक्वेक से इंडिया का, पेपर 1 में पूछा गया था या पेपर 3 में पूछा, किसी में पूछा गया। अब बताए, अगर जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल हम लोग आंसर लिखें और एक डिजास्टर मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव होता है, अगर पेपर 3 में पूछ रहा है दैट मीन्स कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से ही पूछ रहा है। तो वल्नरेबिलिटी 3 होती है, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, मेनली 3 वल्नरेबिलिटी। अब अगर इन तीनों वल्नरेबिलिटी के नाम हम नहीं डालेंगे और इन जनरल लिख के चले आएंगे, रेट्रोफिटिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको मजा नहीं आएगा। पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, तो आंसर में वो पूछना चाह रहा है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है भी कि नहीं, वल्नरेबिलिटी होती है भाई। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट तो तब करेंगे आप। तो जैसे हम डिजास्टर छोटे छोटे जितना पोर्शन है उसको हम लोग फॉर ग्रांटेड लेके चलते थे, इवन हम लोग जब तैयारी। तो ये सारी चीज बात करिए, एक एक टॉपिक का अपना बना लीजिए पूरा, कि थ्योरेटिकल पोर्शन में करंट अफेयर्स डाल के इच एंड एवरीथिंग को करना पड़ेगा, और माय फ्लो चार्ट डायग्राम जो भी जहां स्कोप बनता है वो बनाना होगा। ये आएगा प्रैक्टिस, तो डू प्रैक्टिस 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 बस। जी, तो मेंस को क्वालिफाई करने के लिए जो की है वो है प्रैक्टिस करना, आंसर राइटिंग। यस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को जब हम चुनाव करते हैं तो जनरली जो एस्पिरेंट्स होते हैं काफी कंफ्यूज होते हैं कि ऑप्शनल कौन सा चुने। टीचर अच्छा है कोई, या कहीं पे नोट्स अवेलेबल है,
या कोई पॉपुलर है, तो किस तरह से मतलब ऑप्शनल का चुनाव करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले ऑप्शनल को बहुत दिल लगी वाला मामला नहीं मानना चाहिए। इट्स जस्ट अ मींस टू क्वालिफाई द एग्जाम। जैसे बहुत लोगों के साथ क्या हो जाता है, वो इतना डिफेंड करते हैं लाइफ टाइम, 6 के 6 अटेम्प्ट, एक ऑप्शनल ले लेंगे, मार्क्स नहीं आ रहा है फिर भी डिफेंड डिफेंड करते करते उसको पूरे 6 अटेम्प्ट निकाल, कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता इसका। पहली बात सीधा आप देखिए कौन सा ऑप्शनल में मार्क्स आ रहे हैं और कौन सा ऑप्शनल आपको इंटरेस्ट है, कि आप लंबे टाइम तक उस ऑप्शनल को खींच सकते हैं, है ना। तो होता क्या है, जैसे पेपर 2 होते हैं ऑप्शनल में, पेपर 1 और पेपर 2। कभी हम पेपर 2 को देख के ही ले लेते हैं ऑप्शनल, कभी पेपर 1 को ही देख के ले लेते हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि नंबर हमें दोनों में लगना। तो हमें ये देखना चाहिए कि दोनों पेपर्स में हम अपना 2-3 महीने तक जो लगातार पढ़ने का प्रोसेस है, कम से कम 4-5 महीने का ऑप्शनल में तो देना पड़ेगा। 4 से 5 महीने तक क्या मैं कंसिस्टेंसी बना रख के, इंटरेस्ट रख के पढ़ पाऊंगा, तो उस हिसाब से फिर कंटेंट कितना है, फिर आप किस मीडियम से है, हिंदी से है या इंग्लिश से, आप किस मीडियम में परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। क्योंकि हिंदी मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी लेके अभी तक बहुत कम ही लोग निकाल रहे हैं, पबएड लेके बहुत कम लोग निकाल पा रहे हैं। क्यों? उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, हो सकता है लैंग्वेज पे कमांड ना रही हो, या हो सकता है टीचर्स ना रहे, हो सकता है कंटेंट ना रहे। तो ये सारे चीजें मुझे लगता है देखते हुए आपको ऑप्शनल चूज करना चाहिए। टीचर्स भी एक फैक्टर है, नो डाउट। आपने जैसे बोला कि अच्छा टीचर अगर मिल जाए तो आपको कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो, तो ये भी एक है। और कोचिंग करने में शर्माना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नीडेड, तो आप कर लीजिए। एट द एंड आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। जैसे बहुत लोग थे, मैंने कोचिंग नहीं की थी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कोचिंग नहीं की, मेरे साथ के हैं, टॉप 100 में रैंक लाए। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 10-10 कोचिंग की और टॉप 100 में रैंक, ठीक जी है। और दोनों का उल्टा भी है। तो जिसको जैसे लगे, एट द एंड एग्जाम निकालना है, कोचिंग से निकाल रहे हो, बिना कोचिंग के निकाल लो, आपको करना है। तो ये सब चीज करना चाहिए। जी। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि इंटरव्यू में क्या हिंदी मीडियम से, मतलब अगर हिंदी में आप आंसर कर रहे हैं तो उससे भी कोई फर्क पड़ता है? इंटरव्यू में मैम ये तो है कि अगर एवरेज मार्क्स पिछले कुछ वर्षों के देखे जाए, जो, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, तो मैं टीचर के तौर पे ये सब देखता रहता। अगर केवल एस्पिरेंट होता तो शायद केवल अपने मार्क्स देखता। तो मैंने ही पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ बच्चों की तरफ से है कि सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट की तरफ से है, या यूपीएससी की तरफ से है, किसकी तरफ से है वो अलग इशू है। लेकिन हाँ, हिंदी मीडियम में थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए भी कम रहता है कि वहाँ पे जो बोर्ड में मेंबर बैठते हैं वो डाइवर्स पूरे इंडिया के उससे हैं। मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं पहला इंटरव्यू दे रहा था 2014, तो मेरा इंटरव्यू पड़ा प्रोफेसर डेविड सिमली के, और मैं इंटर करते ही आई वाज लाइक शॉक्ड कि भाई किसी ब्रिटिश के सामने दे रहा हूँ। एक्चुअली ही इज एंग्लो इंडियन, ठीक है, इज एंग्लो इंडियन ओरिजिन। तो उनका लुक भी वही था, और मैं डर गया, बिल्कुल मैं डर गया। तो सिविल सर्विसेज यूपीएससी इस पे ध्यान दे सकता है कि आप उन बोर्ड्स में डालें जिन बोर्ड्स में हिंदी के ज्यादा मेंबर्स थे। तो मैं वहाँ पे मैम पूरे हाफ एन आवर ऑलमोस्ट मेरा इंटरव्यू चला होगा, और मैं समझ ही नहीं पा रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लोग क्या बोल रहे हैं। और उसमें भी ट्रांसलेशन, एक ट्रांसलेटर बीच में होता है, वो ट्रांसलेशन मेरी बातों को उनको बताता है, उनकी बातों को मुझे बताता है। अगर आप चाहें तो मिलता है ट्रांसलेटर, ऐसा नहीं है कि अगर आप कि कोई ट्रांसलेशन की दिक्कत है। बट वो आप भी जानते हैं कि अगर कोई दूसरा बंदा आपकी बात को ट्रांसफर ट्रांसलेट। करता है, तो ना वो ग्रेविटी होती है, ना वो सेम वर्ड्स होती है, ठीक सही। है। और पूरा इंटरव्यू खेल ही वर्ड्स का है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स यू आर चूजिंग। जैसे उन्होंने मेरे से पूछ लिया जेआरएफ आपने क्यों निकाला, इंग्लिश में पूछा था, व्हाई यू क्वालिफाइड जेआरएफ इफ यू वांट टू कम इन सिविल सर्विस, दिस एलिजिबिलिटी टू ग्रेजुएशन। So that time I was not able to understand English as much, but ये टाइम तो मैं समझ गया, but I was not able to answer in English। अब वो मुझे क्या करूं, मैं डर गया, मुझे लगा इंग्लिश में तो हिंदी में तो मैंने बोल दिया सर सब लोग फॉर्म डाल रहे थे तो आई जस्ट मैंने भी अप्लाई। तो उन्होंने कहा कि यू जस्ट क्वालिफाइड फॉर द सेक ऑफ क्वालिफाइंग। अब मेरे को ये समझ में नहीं था फॉर द सेक ऑफ क्वालिफाइंग क्या। तो मैंने कहा कि ठीक, अभी बोला था मैंने जस्ट, उन्होंने यस जस्ट जस्ट क्वालिफाइड। तो उन्होंने कहा मिस्टर पटेल यू नो जस्ट इज अ वेरी बिग वर्ड सो यूज केयर। मतलब आज भी मुझे वो लाइंस याद है। तो उन्होंने 140 मार्क्स मेरे को इंटरव्यू में दिया था, और पूरे टाइम केवल इंग्लिश और हिंदी ही एक डिवीजन था उसमें, अदरवाइज कोई ऐसी वजह नहीं थी कि मैं अच्छे से बता नहीं पाता, है ना, ट्रांसलेटर कुछ। तो ये वाकई में प्रॉब्लम है और इसको देखिए। तो ये एक बैरियर है कि इंटरव्यू पैनल किस तरह से, कौन आपका इंटरव्यू लेगा वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर इसे ओवरकम कैसे करना चाहिए? मुझे लगता है कि वो अभी वही पुरानी बात की मैं, मेरे कंट्रोल में क्या है।
मुझे उस पे काम करना चाहिए। जी जी तो मैंने जो काम किया है वो मेरे कंट्रोल में क्या है, उस पे मेरे हम्म, कंट्रोल में है कि मैं अंग्रेजी सीखूं ठीक ठाक। जी आज मैं अंग्रेजी मीडियम आता भी हूँ इंग्लिश सीखने के बाद। पहले भी सीख सकता था जब अपने अटेम्प्ट्स ले रहा था, लेकिन हम्म, उस टाइम मेरा लिए। लेकिन जब सिविल्स में सिलेक्ट हो गए तो लगा यार बहुत से इंग्लिश मीडियम के भी तो नहीं सिलेक्ट हुए, हम हिंदी मीडियम से हो गए। तो हम्म, जो पा मिली, जो ऑफिस में जाने के बाद फाइल्स इंग्लिश में पढ़ी, क्योंकि वहां भी तो इंग्लिश ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, भले 11% लोग हैं इस कंट्री में, बट दे आर रनिंग दिस कंट्री। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज धीरे धीरे आने लगी। और अभी मैं आई एम टीचिंग इंग्लिश मीडियम, और मेरे क्लास में कई लोग बोलते हैं कि सर जो हिंदी इंग्लिश का मिक्स बैच है वो तो हिंदी बोला करिए। तो अगर मैं ओवरकम कर सकता हूँ, इट्स जी, जी, लेट एज, मतलब 28-29 के बाद मैंने सीखना शुरू किया। तो हम्म, जो नए कॉमर्स आ रहे हैं हम्म, उनको तो 21 अच्छे से लर्न कर सकते हैं, दे जी कैन ओवरकम। और दे, if you want to come in this field and want after selection, if you want that everyone should respect you, then you have to know English. Otherwise, in central government, no one will respect you if you're not able to draft a letter in English language. जी। तो अगर इंग्लिश आपका बैरियर है तो शुरुआत से ही उस पे काम करना चाहिए along with your preparation। जी। Yes. तो सर थोड़ा सा एग्जाम से हटके वी वांट टू नो व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज इन द डिफेंस मिनिस्ट्री। एज अ सिविल सर्वेंट आपका क्या काम वहां पे होता है? जैसे हम लोगों का थोड़ा काम हम लोगों का बहुत, मैं खुल के तो बता नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों का काम होता है कॉन्फिडेंस से। जी जो मैंने सबसे पहले किया था, एयरफोर्स में ज्वाइन किया था, तो हम लोगों का काम था कॉस्ट एनालिसिस। जिससे जो इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं, तो या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से हो या कहीं से, तो उसका कॉस्ट का एनालिसिस हम लोग करते हैं कि कितना देना चाहिए, किसी भी इक्विपमेंट का क्या प्राइस होना चाहिए। कुछ प्राइसिंग रेंज देखते हैं, उन प्राइसिंग रेंज के बेस पे हम लोग निगोशिएट करते हैं। कॉस्ट निगोशिएशन कमेटी होती है, उसकी मीटिंग्स होती हैं कंपनीज के साथ। तो हम लोग उनमें अपना कॉस्ट बोलते हैं कि भाई वो अपना प्रपोजल देते हैं, हम बोलते हैं नहीं ये कॉस्ट ज्यादा है आपकी, इसके कंपेयर में ये कॉस्ट रखी जाए। तो इस तरह के काम वहाँ पे कॉस्ट एनालिसिस में करते थे एयरफोर्स में। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ। एक्चुअली जो मेरी सर्विस है, इट्स काइंड ऑफ वेरी जर्नलिस्टिक सर्विस। तो मैं मतलब कोई जैसे दो सर्विस को मैं कहूंगा कि जैसे आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाए, वो भी काइंड ऑफ जर्नलिस्टिक सर्विस। आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस भी काइंड ऑफ जर्नलिस्टिक सर्विस। होल लाइफ यू विल डू डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे आज मैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता हूँ, अभी मैं DRDO में ट्रांसफर पोस्टिंग देखता हूँ, मेडिकल क्लेम देखता हूँ, और मैं एक कंपल्सरी अपॉइंटमेंट देखता हूँ, सर्विस मैटर रिलेटेड कोर्ट केसेस देखता हूँ, और इस तरह के ही मतलब सारे काम हम लोग करते हैं। और लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन भी देखते हैं, जिनसे थ्रू प्रमोशन होते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, वो सारे। तो अभी ये प्रोफाइल है। तो सर इन द एंड ये इंटरव्यू आपके साथ बहुत इंस्पायरिंग था। तो इन द एंड मैं आपसे चाहती हूँ कि आप एक सक्सेस मंत्रा जो है प्रीलिम्स मेंस, हमने बहुत डिटेल में बात की, लेकिन अगर शॉर्ट में कुछ मंत्रा आप एस्पिरेंट्स को देना चाहें, स्पेशली हिंदी मीडियम के, तो वो क्या होगा? सबसे पहला कि मैम थोड़ा बुक्स को कम रखें, कंटेंट मटेरियल कम। जी मैं बोलूंगा कि जैसे एक किताब ले ली और 25 ईयर का क्वेश्चन ले लिया, बस प्रीलिम्स के लिए यही बनता है। और सी साइट अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन कम अटेम्प्ट करिए, मैथ्स के सवाल ज्यादा अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उसमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। मेंस में वही प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कम से कम हर सब्जेक्ट का, हर पेपर का 4-4 5-5 टेस्ट को लिख लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा, कुछ लोग तो 30-40 चार्ट भी लिखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कम से कम 3-4 टेस्ट लिखना चाहिए, उससे इम्प्रूवमेंट, और पूरे कंपेयर करना चाहिए पिछले टेस्ट से। तो जैसे मैं अपने जो स्टूडेंट बच्चों से मिलता हूँ, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं तो उनसे बोलता हूँ कि आप लास्ट टेस्ट की कॉपी भी लेके आए मेरे पास, तब तो आपको होगा कि आप इम्प्रूव करोगे नहीं। अदरवाइज सेम मिस्टेक इफ यू आर रिपीटिंग एवरी टाइम, यू विल कास्ट टू बी गेट सेम रिजल्ट। जी तो आपको अगर पीछे से कंपेयर नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम आएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कंपेयर करते हुए और इसको आगे करना चाहिए। Yes, sir, thank you so much. Thank you so much for giving your valuable time to us, and all the best for your future endeavors. Thank you so much. थैंक यू मैम। Thank you.